हेलो एवरीवन, वेलकम बैक गाइस। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हमारा लेसन 4 स्टार्ट होने जा रहा है। सेमेस्टर आपका सेकंड है डीएलएड का और सब्जेक्ट है आपका हिंदी। अगर कुछ बच्चों ने प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो आप लोग जा कर के प्लेलिस्ट में बाकी के चैप्टर को कवर कर सकते हैं। 3 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। सिलेबस मेरी पूरी कोशिश है कि बहुत जल्दी सिलेबस करा दूँ आपको, क्योंकि आने वाला जो ये कह दो कि 3 से 4 महीने होंगे, उसी के अंदर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा सेमेस्टर। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर आपका ऑलरेडी लेट रहा है। तो जितने भी भावी अध्यापक हैं, मेरा सभी से आपसे अनुरोध है कि आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि जितना टाइम आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मिला है इतना ही आपको सेकंड में मिलने वाला है, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता, फिर बच्चे एकदम से एग्ज़ाम टाइम पे प्रेशर आ जाता है आप लोगों पर। तो मेरा सजेशन यही है कि अभी से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। जैसे जैसे मैं आपको कराती जा रही हूँ, फटाफट से उन वीडियोज़ को वॉच करिए और बाद में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको राजन की सीरीज़ भी करा दूँ, ठीक है। चलिए फिर बिना किसी देरी के लेसन को स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा स्वतंत्र मौलिक और लिखित अभिव्यक्ति। अब देखो, अनुभूति और अभिव्यक्ति एक दूसरे के पूरक होते हैं। अभिव्यक्ति के अभाव में अनुभूति जहाँ सीमित और प्रभावहीन रहती है, वहीं अभिव्यक्ति की सारगर्भिता भी अनुभूति की गहराई पर निर्भर करती है। देखो, मैं आपको सिंपल शब्दों में बताती हूँ स्वतंत्र अभिव्यक्ति का मतलब क्या है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति यानी कि अपने विचारों को बिल्कुल कि बिना किसी डर के, संकोच के अपने विचारों को व्यक्त करना, इसको बोलते हैं स्वतंत्र अभिव्यक्ति, ठीक है। ये दोनों तरीके से हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है और लिखित भी हो सकती है। मौखिक में आप लोग क्या करते हैं, अपने विचारों को बोल के दूसरों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। और लिखित में आप लोग लिख कर अपनी बात को बिना किसी संकोच के लिख कर अपनी बातों को व्यक्त करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को एक कह दो कि एक प्राइमरी टीचर को क्या ऐसा करना चाहिए कि बच्चे अपने आप को दोनों तरीके से एक्सप्रेस कर पाएँ, मौखिक रूप से भी और लिखित रूप से भी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें कहा है कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति क्या है। भाषा शिक्षण में स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आवश्यकता क्या है, इन सभी का समाधान इस इकाई के अध्ययन और विश्लेषण का मूल बिंदु है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति का क्या अभिप्राय है, ठीक है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति क्यों आवश्यक है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति भाषा विकास में किस प्रकार सहायक है, ये आप समझा सकेंगे। और मौखिक और लिखित रूप में स्वतंत्र अभिव्यक्ति के विभिन्न प्रेरक अवसर कौन कौन से हैं। अब देखिए, इसमें हम सामग्री क्या यूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चे की हम चाहते हैं कि वो पूरी तरीके से अपने विचारों को एक्सप्रेस करे, तो इसके लिए हम चित्र कार्ड यूज़ कर सकते हैं, शब्द कार्ड यूज़ कर सकते हैं, कविता, कहानी का संकलन, ठीक है। और प्रशिक्षु के लिए यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि आप भावी टीचर होने जा रहे हैं, तो इसमें देखिए आपके लिए क्या संदेश है, ध्यान से पढ़िए इसको। किसी विषय, वस्तु, दृश्य, घटना या वातावरण के संदर्भ में हम जो कुछ मौलिक ढंग से सोचते हैं, जो हमारे मन में विचार आता है, उसकी कल्पना में जो चिंतन चलता है, जिन्हें हम शब्दों, वाक्यों की सहायता से मौलिक या लिखित रूप से व्यक्त करते हैं, वो स्वतंत्र अभिव्यक्ति कहलाती है। तो स्वतंत्र अभिव्यक्ति भाषा का एक आवश्यक अंग है। इसकी सहायता से सहज ही भाषा में कुशलता प्राप्त की जा सकती है। भाषा के सृजनात्मक विकास के लिए आवश्यक है कि बच्चों में स्वतंत्र रूप से बोलने लिखने की कला का विकास हो। इसके लिए बच्चों के स्तर और परिवेश को ध्यान में रखकर उन्हें स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित करना चाहिए। हम स्वयं अनुभव करेंगे कि बच्चे भाषा की शुद्धता और सुगमता के साथ सीख रहे हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भाषा एक कौशल है, ठीक है। और जो कौशल है वो विभिन्न प्रयोगात्मक कार्यों से और ज़्यादा निखरता है। बच्चों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति की समझ विकसित हो, इसके लिए उनकी मौखिक लिखित शैली बेहतर हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आप उनके सामने ऐसा वातावरण बनाएं जहां पर वो अपने भाव, विचार, चिंतन को निसंकोच शब्द का रूप दे सकें। अब देखिए, बहुत सारी एक्टिविटी यहाँ पर दी गई है, बहुत सारी गतिविधियाँ दी गई हैं, जिससे हम बच्चे को
स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने के प्रयास करते हैं। ठीक है, बहुत सारी गतिविधियां हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। देखिए गतिविधि फर्स्ट क्या कहती है। इसमें प्रशिक्षु बच्चों से प्रश्न पूछते हुए स्वतंत्र भाव से मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति के लिए कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं आप लोग, प्रश्न कर सकते हैं बच्चों से कि जैसे ठंडी हवा किस मौसम में चलती है, ठंड लगने पर हम किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर आप इंटरेस्ट लेके इसको पढ़ेंगे, बिल्कुल भी बोरियत वाला चैप्टर नहीं है। फिर है पिंजरे में बंद पक्षी और जानवर के मन में क्या क्या विचार आते होंगे। ये सोच के बच्चे आपको तरह तरह के मतलब जो है चीज़ें बताएंगे, बिना डरे, बिना किसी संकोच के। वो आपको स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त होंगे आपके सामने। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चनिंग करके, प्रश्न करके आप बच्चों के मन में से बिना किसी संकोच के उनकी बातों को निकलवा सकते हैं। नेक्स्ट है फिर अपनी पाठ्य पुस्तक की कोई एक कविता सुनाओ। तुम्हें कौन सा पक्षी अच्छा लगता है, तुम्हें कौन से जानवर से डर लगता है, तुम्हें खाने में क्या क्या अच्छा लगता है। तो बच्चे बहुत सारी चीज़ें बताएंगे आपको, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। यहाँ पे ना तो वो आपसे डरेंगे ना संकोच करेंगे। इस तरीके से बच्चा मौखिक और लिखित रूप से दोनों से ही स्वतंत्र अभिव्यक्ति करना सीख जाएगा। ठीक है, फिर है बारिश के मौसम में कौन कौन से फल होते हैं, आप किस देश में रहते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी एक्टिविटी यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्टिविटी 2 में क्या है। एक्टिविटी 2 में आप कर सकते हैं जैसे बच्चों के सामने कुछ चित्र रखकर उनसे बातचीत कर सकते हैं। चित्र जो है वो स्पष्ट और सरल होने चाहिए ताकि बच्चों को बोलने का मौका मिले। मुद्रा वाले चित्र भी लिए जा सकते हैं, जैसे कि 2 पक्षियों को उड़ते हुए, एक को तीर लगते हुए, घायल हो जाने पर गिरते हुए, दूसरे पक्षी का शोर मचाना और किसी व्यक्ति का घायल पक्षी को हाथ में उठाकर सेवा करते हुए। इस तरह के आप जो है मुद्रा वाले चित्र भी बच्चों के सामने रख सकते हैं। अब चित्र दिखाकर आप बच्चों से वर्णन करवाएं। दूसरा, चित्र आधारित उनसे प्रश्न पूछें और चित्रों द्वारा मौखिक और लिखित कहानी बनाने के लिए बच्चों को प्रेरित करें। अब प्रशिक्षु के लिए यहाँ पर कुछ बातें दी गई हैं कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। चित्र आकर्षक होने चाहिए, चित्र कक्षा के अनुकूल होने चाहिए, बच्चों की बातों को धैर्यपूर्वक सुनें, मतभेद व्यक्त करने की इच्छा हो तो उस पर काबू करें, चित्र से संबंधित जानकारी मांगें या बच्चे का ध्यान विषय के किसी नए पहलू की तरफ खींचें। ये मूल्यांकन है, ये आप खुद पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इतना हार्ड है, कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा, आप इसको पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बहुत सारी एक्टिविटी दी गई है, ये एक्टिविटी आप पढ़ लीजिएगा। इनमें ऐसा नहीं है कुछ भी कि आपको समझ में ना आए। ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटी है, लगभग 8-9 एक्टिविटी यहाँ पर दी गई है। तो 2 एक्टिविटी मैंने आपको बता दी एक्सप्लेन करके, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं हम। अब मैं आपको मूल्यांकन में बता देती हूँ। देखिए मूल्यांकन में क्या है। हाँ, किसी विशेष बिंदु पर अपने भाव और विचार व्यक्त करने में उसे असहजता तो महसूस नहीं हो रही है। आपको ये चेक करना है कि बच्चा जो है असहज तो महसूस नहीं कर रहा है, अनकंफर्टेबल तो महसूस नहीं कर रहा है किसी भी चीज़ में। दूसरा है भाव या विचार करने में क्रम आगे पीछे तो नहीं हो रहा है। हो सकता है वो मतलब क्रम को आगे पीछे कर दे, सीक्वेंस को आगे पीछे कर दे। तीसरी चीज़ आपको ये चेक करनी है कि किसी बिंदु पर बोलते या लिखते समय शब्द का विशेष ध्यान दें। ठीक है, शब्द का चयन क्या किया है बच्चे ने, है ना, कोई भी ऐसा शब्द ना हो जो अनुचित हो। नेक्स्ट है मौखिक रूप से भाव और विचार व्यक्त करने में बोलने के ढंग और तरीके पर ध्यान दें। और लास्ट है आपका लिखित रूप में विचार अभिव्यक्त करने में लेखन शैली की शुद्धता और परिष्कार पर विचार आवश्यक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एज अ टीचर होने के नाते चेक करनी है और बच्चों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति के बहुत सारे अवसर देने हैं। ये बहुत सारी एक्टिविटी दी गई हैं, लगभग 7-8 एक्टिविटी हैं, गतिविधियाँ। तो आप इनमें से कोई भी एक्टिविटी यूज़ करके बच्चों को उनसे उनकी अभिव्यक्ति करा सकते हैं, राइट।
तो आई होप कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इससे आगे का चैप्टर आपका चलेगा 5th चैप्टर पर हम आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग, अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत है, तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बिना किसी संकोच के। ठीक है भाई। हाँ, और एक चीज़ और मैं कहूँगी, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, समझ आता है या नहीं आता है, तो आप लोग मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करिए कमेंट बॉक्स में। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है भाई, चलिए फिर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे। तब तक के लिए सभी को हैव अ गुड डे। बाय बाय। थैंक यू सो मच।